हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, एंडिंग पे हैं बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइडी विलयनों का रक्षण। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि कॉलॉइडी विलयन विश्वांगी प्रकृति के होते हैं, है ना। यानी इनमें जो भी कॉलॉइडी विलयन है उनमें दो घटक होते हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। अब आपने देखा था प्रावस्था और माध्यम में आकर्षण है तो बच्चों द्रव स्नेही कॉलॉइड, और प्रतिकर्षण है तो द्रव विरोधी कॉलॉइड। तो हम कहेंगे हाँ, प्रावस्था और माध्यम में अंतर क्रिया के आधार पर हमने कॉलॉइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, द्रव स्नेही कॉलॉइड, द्रव विरोधी कॉलॉइड। ठीक है। अब बच्चों प्रावस्था और माध्यम में अगर आकर्षण है, दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं तो कॉलॉइडी विलयन गाढ़ा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो हम कहेंगे हाँ, द्रव स्नेही तो स्थायी है, द्रव विरोधी में प्रावस्था और माध्यम के बीच में प्रतिकर्षण रहता है तो फिर वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो द्रव विरोधी कम स्थायी होता है, द्रव स्नेही अधिक स्थायी होता है। ठीक है। अब बच्चों अगर हम क्या करें, कॉलॉइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिला दें। एक और टॉपिक पढ़ा था हमने, स्कंदन, है ना, कोएग्यूलेशन, अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन या ऊर्णन, फ्लोक्यूलेशन। तो अगर मैं किसी भी कॉलॉइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिला दूं तो हम उसकी कॉलॉइडी अवस्था नष्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई दूध एक कॉलॉइडी विलयन है, लेकिन दूध फट जाता है ना, किसी भी वजह से अगर दूध फट जाता है तो फिर उसकी कॉलॉइडी अवस्था नष्ट हो जाती है। ठीक है। अब हमें कॉलॉइडी अवस्था बनाए रखनी है तो हम कहेंगे भाई जो द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलयन है वो तो वैसे ही स्थायी, उसकी कॉलॉइडी अवस्था बनी रहेगी। थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाओगे तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप डिस्ट्रॉय करना ही चाहते हो तो बहुत ज़्यादा विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ेगा। और द्रव विरोधी है तो उसमें तो प्रॉब्लम था कि भाई प्रावस्था और माध्यम में आकर्षण बहुत कम है, मतलब इवन प्रतिकर्षण है, आकर्षण है ही नहीं। जैसे धातु सॉल, धातु के जितने भी सॉल होते हैं वो द्रव विरोधी में आ गए थे। तो हमने कहा था हाँ, प्रावस्था और माध्यम में प्रतिकर्षण है तो ऑलरेडी जो चीज़ अनस्टेबल है, कम स्थायी है, उसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिला दें तो वो तो बिगड़ जाएगा, उसकी कॉलॉइडी अवस्था नष्ट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि भाई द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन, सोने का स्वर्ण सॉल, गोल्ड सॉल, सोने का पानी जिसे बोलते हैं, है ना, तो हमने कि बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है और अनुत्क्रमणीय भी होते हैं, है ना। मतलब एक बार कॉलॉइडी अवस्था नष्ट हो गई तो वापस हम उसे कॉलॉइडी अवस्था में ला नहीं सकते, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, कॉलॉइडी विलयनों का रक्षण करना है, स्पेशली द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन का रक्षण करना है। भाई मुझे बचाना है द्रव विरोधी कॉलॉइड विलयन को, किससे? तो हम कहेंगे विद्युत अपघट्य से। तो अब ऐसा क्या करें कि वो बच जाए? तो बच्चों हम क्या करेंगे, द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलयन मिला देंगे। द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन जो कि कम स्थायी है, उसको विद्युत अपघट्य से बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलयन मिला लेंगे। वो क्या करेगा, उसके अवक्षेपण को रोकेगा। कैसे? तो उसको हम पढ़ते हैं बच्चों। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो कॉलॉइडी विलयनों का रक्षण या प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। तो देखो हम जानते हैं कि द्रव विरोधी कॉलॉइड में यदि थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाएं तो उसका स्कंदन हो जाता है, जबकि द्रव स्नेही विलयन को अवक्षेपित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब बचाएंगे कैसे बच्चों? तो हम क्या करें, तो हम द्रव विरोधी कॉलॉइड में क्या कर दें, द्रव स्नेही कॉलॉइड ही मिला लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे, यदि द्रव विरोधी कॉलॉइड में, यदि द्रव विरोधी कॉलॉइड में द्रव स्नेही कॉलॉइड मिला दिया जाए द्रव स्नेही कॉलॉइड मिला दिया जाए तो क्या होगा बच्चों? तो हम कहेंगे हम उसको अवक्षेपण से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों द्रव विरोधी कॉलॉइड में क्या मिलाएं, द्रव स्नेही कॉलॉइड मिलाएं। तो हम क्या देखेंगे, मिला दिया जाए तो हम देखते हैं कि विद्युत अपघट्य की
थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, भाई स्कंदन से बचेगा कैसे, तो हम कहेंगे स्कंदन करो। तो स्कंदन कैसे करेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे विद्युत अपघट्य मिला दो। ठीक है, तो अब अगर तुमने द्रव विरोधी में द्रव स्नेही पहले से मिला दिया तो आपको क्या दिखेगा, तो आप देखेंगे कि विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे कि द्रव विरोधी जो है वो अवक्षेपित नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर द्रव विरोधी का स्कंदन नहीं होता। तो भाई ऐसा क्या मैजिक हो गया कि द्रव विरोधी का स्कंदन हुआ ही नहीं, द्रव विरोधी कॉलॉइड का स्कंदन नहीं होता है। तो भाई ऐसा मैजिक तो बताइए, ऐसा क्या मैजिक हो गया, है ना, प्रोटेक्शन हुआ कैसे। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि भाई आपके पास क्या था, द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन। ठीक है ना, आपके पास था द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन। ठीक है, अब बच्चों ये जो द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन है, ठीक है, द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन को मैं द्रव विरोधी सॉल लिख देती हूँ। ठीक है, अब तुमने क्या मिलाया, तो भाई आपने मिलाया द्रव स्नेही कॉलॉइड। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में आपने मिला दिया द्रव स्नेही कॉलॉइड या द्रव स्नेही सॉल। तो बच्चों द्रव स्नेही कॉलॉइड जो है द्रव विरोधी के चारों तरफ एक रक्षात्मक परत बना लेता है ना। द्रव स्नेही कॉलॉइड द्रव विरोधी कॉलॉइड के चारों तरफ क्या बना लेता है, रक्षात्मक परत बना लेता है। अब बच्चों ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, अब आप सोचो कि भाई मैं विद्युत अपघट्य मिलाऊं, मिला लो, थोड़ी सी मात्रा में ही मिलाना है जितना आप पहले मिला रहे थे। तो आपने क्या देखा कि पहले जब हम विद्युत अपघट्य मिलाते थे तब तो ये अवक्षेपित हो जाता था, अब मिलाओ तो अब अवक्षेपित नहीं होता है। क्यों, तो भाई द्रव स्नेही इसके चारों तरफ रक्षात्मक परत बना रहा है, तो ये कर क्या रहा है, ये इसकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखनी है लैंग्वेज में। तो बच्चों क्या लिखेंगे आप, तो आप बताएंगे कि द्रव स्नेही कॉलॉइड कैसे रक्षा करेगा, तो हम कहेंगे द्रव स्नेही कॉलॉइड द्रव विरोधी कॉलॉइड के चारों ओर, द्रव स्नेही कॉलॉइड द्रव विरोधी कॉलॉइड के चारों ओर एक रक्षात्मक परत बना लेता है। ठीक है भाई, एक रक्षात्मक परत, प्रोटेक्टिव लेयर, रक्षात्मक परत बना लेता है। ठीक है, तो बच्चों रक्षात्मक परत बना ली, प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। अब तुम क्या करोगे, थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाओ। तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर, थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर, थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसका अवक्षेपण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ना तो इसका प्रेसिपिटेशन होगा न ही इसका अवक्षेपण होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो हम कहेंगे ओके भाई, द्रव विरोधी सॉल था, है ना, द्रव विरोधी में हमने पहले ही पढ़ा था प्रावस्था और माध्यम में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो भाई इनमें तो आपस में पहले ही लड़ाई हो रखी। फिर थोड़ा सा विद्युत अपघट्य चाहिए। विद्युत अपघट्य समझे ना, वह पदार्थ जो विलयन अवस्था में अपने आयनों में टूट जाता है। मतलब नमक का घोल ले लो, तो नमक वैसे तो NaCl है, लेकिन पानी में जाती है Na+ अलग, Cl- अलग, KCl ले लो, K+ अलग, Cl- अलग। तो जो आयनों में टूट जाता है जलीय विलयन में, वो विद्युत अपघट्य। तो बच्चों विद्युत अपघट्य मिलाते ही तो हम कहेंगे बिगड़ गया, वो तो कॉलॉइडी अवस्था उसकी क्या हो गई, खत्म। अब बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है धातु सॉल्व, है ना, और बिगड़ गया तो वापस बना भी नहीं सकते, तो हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय है, तो हमें तो उसको बचाना है।
तो उसकी रक्षा करना जरूरी है, इसलिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड। किसको बचाए? तो द्रव स्नेही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। किसको बचाना है? द्रव विरोधी को। कैसे बचाएंगे? द्रव स्नेही मिला के, है ना। किससे बचाना है? विद्युत अपघट्य से। कैसे बचेगा? तो हम कहेंगे इसके चारों तरफ रक्षात्मक परत बना लेगा। तो ध्यान रखना, परत किसकी है? तो तुम कहोगे परत तो है द्रव स्नेही की। किसके चारों ओर? द्रव विरोधी के चारों ओर। बचना किससे है? विद्युत अपघट्य से। क्लियर? अब रक्षात्मक कॉलॉइड डेली लाइफ में भी काम आते हैं। अब बच्चों है ना, देखो जैसे अगर हम बात करें इंडियन इंक की बात करें, है ना, काली स्याही होती, तो काली स्याही में क्या करते हैं? थोड़ा सा बबूल का गोंद मिलाते, क्योंकि स्याही का जलीय विलयन जो है वो द्रव विरोधी है, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। पानी नीचे हो जाएगा, जो भी उसका विलायक है प्रॉपर वो नीचे हो जाएगा, है ना, या स्याही वाला भाग नीचे हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, विलायक अलग हो जाएगा। तो मतलब रंग और विलायक दोनों अलग हो जाएंगे, तो फिर स्याही की स्टेबिलिटी तो खत्म। तो हम उसमें बबूल का गोंद मिलाते। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय स्याही में बबूल का गोंद क्यों मिलाते, तो लिख देना कि भाई भारतीय स्याही क्या है? द्रव विरोधी कॉलॉइड विलयन। बबूल का गोंद क्या है? द्रव स्नेही, है ना भाई। द्रव स्नेही के उदाहरण पढ़े थे हमने, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च। तो हम कहेंगे हाँ, तो द्रव स्नेही कॉलॉइड यानी कि बबूल का गोंद स्याही के चारों तरफ क्या करेगा? रक्षात्मक परत बनाएगा, जिससे वो क्या होगी? इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होगी, आसानी से अवक्षेपित नहीं होगी। हम कहेंगे ठीक है। दूसरा, तो देखो एक हम मार्केट से आइसक्रीम खाते हैं और एक घर में आइसक्रीम खाते हैं। तो मार्केट की आइसक्रीम का जो टेक्सचर है ना, जो उसका कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और घर में आप कितनी भी अच्छे से आइसक्रीम जमाओ तो आप देखते हो कि है ना, बर्फ़ वाली चीज़ तो अलग चल रही है, शुगर क्रिस्टल बिल्कुल ही अलग आ रहे हैं, और बाकी जो भी कंपोनेंट हमने मिलाया है, भाई दूध की आइसक्रीम है ना, या फ्रूट की आइसक्रीम है, वो सब अलग हो रहे हैं। प्रॉपर जो मिक्सअप होता है, जो हम बाहर खा रहे हैं, वो चीज़ मिल ही नहीं रही, बर्फ़ तो बिल्कुल ही अलग आ रही। क्यों? तो आप बताएंगे कि भाई आइसक्रीम भी द्रव विरोधी कॉलॉइड था। अब आपको उन सबको मिलाना था, बर्फ़ को, शुगर को, और जो भी हमारा कंटेंट है ना, जिस चीज़ की आइसक्रीम है, चाहे दूध की है या फ्रूट की है, उन सबको प्रॉपर तरीके से मिलाना था। ठीक है, तो मिलते ही नहीं, क्योंकि द्रव विरोधी है। तो विरोधी में क्या होता है? प्रावस्था और माध्यम में प्रतिकर्षण होता है। तो आइसक्रीम में, मार्केट से जो आप आइसक्रीम लेते हैं उसमें मिलाते हैं जिलेटिन। जिलेटिन क्या है? तो भाई जिलेटिन वही है, रक्षात्मक परत बनाएगा। जिलेटिन बच्चों द्रव स्नेही कॉलॉइड है। ठीक है, तो जिलेटिन द्रव स्नेही कॉलॉइड है ना, द्रव विरोधी की चारों तरफ रक्षात्मक परत बनाएगा। तो प्रॉपर उसका जो है ना टेक्सचर बनता है, खाने वाली आइसक्रीम जो होती है ना, पूरे अच्छे से मिक्स होके हम उसको खा पाते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे भाई दैनिक जीवन में आप ये बता दो रक्षात्मक कॉलॉइड के उपयोग, तो हम कहेंगे ठीक है। तो पहला देखो बच्चों, काली स्याही बनाते समय उसमें बबूल का गोंद मिलाते हैं। क्या करेगा? तो काली स्याही में उपस्थित कार्बन के कणों को स्कंदित होने से रोकता है। क्लियर? स्कंदित मतलब अवक्षेपित नहीं हो जाए। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों, आइसक्रीम बनाते समय इसमें रक्षक कॉलॉइड के रूप में थोड़ा सा जिलेटिन मिलाते। ये क्या करेगा? तो बच्चों ये आइसक्रीम में उपस्थित दूध, बर्फ और शर्करा के कॉलॉइडी कणों का परस्पर स्कंदन नहीं होने देता है। समझ में आ गया? तो इतनी सी बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि भाई अगर द्रव विरोधी को बचाना है तो द्रव स्नेही मिलाओ। द्रव विरोधी कॉलॉइड को विद्युत अपघट्य से बचाना है, उसका स्कंदन नहीं होने देना है, उसका अवक्षेपण नहीं होने देना है, तो द्रव स्नेही मिलाओ। द्रव स्नेही द्रव विरोधी के चारों तरफ क्या करेगा? रक्षात्मक परत बनाएगा। हम कहेंगे हाँ इतनी बात तो क्लियर है। अब बच्चों कितना मिलाएं, किसको बचाना है, कितना मिलाना है? मान लो गोल्ड सॉल्ट ले लिया, स्वर्ण सॉल्ट, तो अगर मैं पूछूं भाई स्वर्ण सॉल्ट में कितना मिलाऊं द्रव स्नेही, ज़्यादा तो नहीं मिला सकते, तो अब कितना मिलाऊं? तो देखो सबका रीडिंग अलग अलग आएगा, है ना। तो हम एक प्रॉपर डेटा डिसाइड कर लेते हैं और उसे हम कहते हैं गोल्ड नंबर यानी कि स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर क्या है भाई? तो हम कहेंगे मान लो आपके पास गोल्ड का सॉल है, स्वर्ण सॉल, तो आप कहोगे स्वर्ण सॉल मतलब धातु सॉल। आपने नाम भी सुना था, मैंने लिखवाया था बच्चों, केसियस ऑफ पर्पल, है ना,
हमने पहले पढ़ रखा है केसियस ऑफ पर्पल। केसियस ऑफ पर्पल क्या है? तो हम कहेंगे भाई केसियस ऑफ पर्पल तो हमारे पास क्या था? केसियस ऑफ पर्पल गोल्ड सॉल था। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? गोल्ड सॉल को बचाना है। क्यों बचाना है? तो मैं कहूँगी गोल्ड सॉल तो द्रव विरोधी, बिगड़ गया तो फिर वापस बनेगा नहीं, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि भाई आप क्या करो, 10 ml गोल्ड सॉल। ठीक है, मान लो आपके पास है 10 ml स्वर्ण सॉल, लिख दूं या गोल्ड सॉल, एक ही बात है ना, सोने का कॉलॉइडी विलियन। ठीक है, गोल्ड का कॉलॉइडी विलियन। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास 10 ml क्या है? तो मैं कहूँगी मेरे पास 10 ml स्वर्ण सॉल है। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये द्रव विरोधी है ना, इसमें अगर मैं विद्युत अपघट्य मिलाऊंगी तो यह अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य कौन सा? तो भाई विद्युत अपघट्य हम ले रहे हैं 1 ml, 1 मिलीलीटर, मतलब एक बूंद ही ले लो, किसकी? 10% NaCl विलियन। ठीक है, 10% NaCl विलियन का 1 ml। ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते भाई, 10% NaCl विलियन का कितना ले लो? 1 ml। तो हम कहेंगे तो विद्युत अपघट्य है, इसमें जाते ही बिगाड़ देगा। ठीक है, तो मैं कहूँगी मिलाओ, तो तुम कहोगे मिलाओ क्या? मिलते ही, थोड़ी सी मात्रा मिलते ही ये तो अवक्षेपित हो जाएगा। तो मैं कहूँगी नहीं, मिलाने से पहले बचाओ। तो तुम कहोगे बचाओ, तो बचाने के लिए हमारा हीरो कौन है? तो हम कहेंगे हीरो तो हमारा द्रव स्नेही। ठीक है, तो भाई अब तुम्हें क्या करना है? तो अब तुम्हें इसको बचाने के लिए मिलाना है द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलियन। ठीक है, इसको बचाएंगे कैसे? तो हम कहेंगे बचा लेंगे अगर हम इसमें क्या मिला ले? द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलियन। ठीक है, तो बच्चों द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलियन अगर मैं इसमें मिलाऊं तो तुम कहोगे हाँ अब मिला दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मिलाते ही वो क्या करेगा? तो वो मिलाते ही इसके चारों तरफ रक्षात्मक परत बनाएगा। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही है कि भाई द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलियन है ना, द्रव विरोधी। द्रव विरोधी हमारे पास क्या है? 10 ml रेड गोल्ड सॉल। ठीक है, तो 10 ml स्वर्ण सॉल को मुझे एक विद्युत अपघट्य कौन सा? 10% NaCl विलियन का 1 मिलीलीटर। 10% समझे ना भाई, NaCl 10 ग्राम, पूरा आयतन 100 ml है ना, 100 ml पानी के अंदर 10 ग्राम NaCl है। अब उसकी निकाली एक बूंद है 1 ml, मतलब एक बूंद 2 बूंद निकाली। अब ये विद्युत अपघट्य है, इससे बचाना है इसको, तो तुम कहोगे द्रव स्नेही मिलाओ। अब द्रव स्नेही तो मिलाएं है ना, द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलियन नहीं लिखते, द्रव स्नेही कॉलॉइड लिखते हैं। चलो द्रव स्नेही कॉलॉइड लिख लेते। तो भाई ये जो द्रव स्नेही कॉलॉइड है ये बचाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई सबका आंसर सेम चाहिए, तो हम कहेंगे आप कोई मान लो कोई कहेगा भाई मैं द्रव स्नेही कॉलॉइड जो है वो मैं है ना क्या करता हूँ, जलीय विलयन ले लेता हूँ। तो जलीय विलयन कितना ज़्यादा पानी में है, कम पानी में है, गाढ़ा है, पतला है, कैसा है, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो हम कहेंगे जलीय विलयन लो ही। द्रव स्नेही जो है आपका कॉलॉइडी विलयन द्रव स्नेही, उसको शुष्क अवस्था में ले, ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। तो अब ड्राई है तो बात ही खत्म, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, तो बच्चों द्रव स्नेही विलयन की शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में मात्रा, जो कि 10 ml स्वर्ण सॉल को 10% NaCl विलयन के 1 ml से क्या करें? बचा ले, इसकी रक्षा कर ले। इस मात्रा को क्या कहेंगे बच्चों? इस मात्रा को बोलते हैं स्वर्णांक, गोल्ड नंबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? स्वर्णांक किसे कहते हैं? गोल्ड नंबर किसे कहते हैं? तो गोल्ड नंबर एक्चुअली अमाउंट है, मात्रा है, किसकी? द्रव स्नेही कॉलॉइड की। किस में? शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में मात्रा। तो लिख लेते हैं चलो। तो स्वर्णांक क्या है? तो हम कहेंगे बच्चों द्रव स्नेही कॉलॉइड की, द्रव स्नेही कॉलॉइड की शुष्क अवस्था में, ठीक है भाई, द्रव स्नेही कॉलॉइड की शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में मात्रा,
ठीक है भाई, शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में मात्रा, क्यों ले रहे हैं हम शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में मात्रा क्यों ले रहे हैं? तो बच्चों ये प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी किसको? 10 ml स्वर्ण सॉल को। ठीक है, मिलीग्राम में मात्रा जो कि 10 ml स्वर्ण सॉल को, 10 ml स्वर्ण सॉल को बचाए। किससे बचाए? तो हम कहेंगे बोरा, है ना, 10% NaCl विलयन के 1 ml से बचा ले। ठीक है, तो हम कहेंगे 10 ml स्वर्ण सॉल को 10% NaCl के 1 ml से स्कंदित होने से रोक सके। समझे बच्चों? आपको क्या करना है? 10 ml गोल्ड सॉल को बचाना है। किससे बचाना है? तो हम कहेंगे नमक के पानी से बचाना। 1 ml नमक का पानी है ना। डेटा याद रखने हैं बच्चों कि ये 10 ml है, ये 1 ml है, ये मिलीग्राम में शुष्क अवस्था में मात्रा है, से स्कंदित होने से रोक सके। ठीक है भाई, क्या कहलाएगी? तो उसे हम कहेंगे बच्चों स्वर्णांक, यानी कि गोल्ड नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड गोल्ड नंबर, स्वर्णांक कहलाती है। बोलो, जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखा है कि नहीं? द्रव स्नेही कॉलॉइड है, मिलीग्राम में मात्रा है, 10 ml मानक गोल्ड सॉल है, इसके स्कंदन को बचाना है 10% NaCl के 1 ml से। ठीक है, 10 ml गोल्ड सॉल है, 1 ml 10% NaCl का है, वो मिलाते ही अवक्षेपित हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कॉलॉइडल अवस्था, नुकसान हो जाएगा। तो इसको बचाना है तो तुम कहोगे द्रव स्नेही मिलाओ। तो कितना मिलाऊं भाई? तो तुम कहोगे इसकी जो भी मिलीग्राम में, शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में जो मात्रा आएगी वो स्वर्णांक। क्लियर? अब तुम सोचो कि अगर मैं बिल्कुल कम मिलाऊं, मान लो 1-2 ले लिए मैंने, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, द्रव स्नेही कॉलॉइड, है ना। द्रव स्नेही कॉलॉइड ही एक्चुअल में रक्षक कॉलॉइड है। पहले तो ये देखिए, रक्षा कौन कर रहा है? द्रव स्नेही कॉलॉइड। तो हम ये भी तो लिख सकते थे, है ना। क्या लिख सकते थे? तो हम लिखते भाई एक्चुअली द्रव स्नेही कॉलॉइड जो है वो रक्षक कॉलॉइड है ना। तो ये लाइन हमने मिस कर दी। अतः द्रव स्नेही कॉलॉइड ही, कोई पूछे कि भाई प्रोटेक्टिव कॉलॉइड कौन है, तो बच्चों द्रव स्नेही कॉलॉइड ही क्या है? रक्षक कॉलॉइड है। ठीक है, द्रव स्नेही कॉलॉइड ही क्या है? तो हम कहेंगे हाँ एक्चुअली हीरो तो यही है, रक्षा तो यही करता है, ये रक्षक कॉलॉइड है। ठीक है, अब कहाँ थे हम? तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, रक्षक कॉलॉइड ये है, इसकी जितनी शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में मात्रा है वो मात्रा गोल्ड नंबर है, स्वर्णांक है। अब मान लो 10 ml गोल्ड सॉल है, बचाना भी उससे है। मैं तुम्हें कह रही हूँ 2 रक्षक कॉलॉइड है, X और Y। ठीक है, अब बच्चों X जो है ये 10 मिलीग्राम मिलाऊं तब रक्षा होती, और Y जो है ये 2 मिलीग्राम मिलाऊं तो ही रक्षा हो जाती, है ना। ये सिर्फ 2 मिलीग्राम मिलाऊं तब प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, फटाफट काम कर देगा, और इसको मैं 10 मिलीग्राम मिलाऊं तब जाके रक्षात्मक परत बनाता है। तो हम कहेंगे बढ़िया कौन है? तो बढ़िया तो 2 है, जो खुद खर्च कम होता है और रक्षा कर लेता है। भाई 2 हीरो है, दोनों ही अच्छे हैं, है ना, दोनों बचा लेंगे। लेकिन एक हीरो बहुत पिट जाता है, वो दमादम खुद ही मार खाता रहता है फिर बचाता है। एक हीरो बिल्कुल आता है, कुछ भी नहीं करता है ना, फटाफट एक खरोच भी नहीं आती और बचा लेता है। तो बेटर कौन है? तो हम कहेंगे खुद पिटना थोड़ा ना अच्छी बात है ना, पीटना, दूसरे को पीटना बढ़िया था, हीरो हो तो हम कहेंगे कि ये देखो खुद तो बहुत कम खर्च हो, थोड़ा बहुत तो पिटेगा ही, है ना। तो हम कहेंगे ये बचा लेता है, और यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है, ये तो खुद ही इतना पिट जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट तो हम कहेंगे भाई स्वर्णांक, गोल्ड नंबर जितना कम होगा, स्वर्णांक जितना कम होगा, मतलब ये खर्च जितना कम होगा और बचा ले, है ना, तो हम कहेंगे कि उसकी रक्षात्मक क्षमता, रक्षण क्षमता उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अगर आप कोई शीट करते हैं,
है ना, स्टडी मटेरियल करेंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी कि रक्षण क्षमता स्वर्णांक के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोटेक्टिव पावर स्वर्णांक के क्या होती है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, रक्षण क्षमता स्वर्णांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती। मतलब कि कम से कम स्वर्णांक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल कम चीज़ चाहिए मुझे मिलीग्राम्स के अंदर, है ना, और बच जाए, और एक बहुत ज़्यादा मिलाऊं तब बचे। तो बचाव तो दोनों में हो गया, लेकिन खर्चा कम हो और काम हो जाए तो बेटर है। तो बच्चों बेस्ट प्रोटेक्टिव कॉलॉइड कौन है, सबसे बढ़िया रक्षक कॉलॉइड कौन है, तो हम कहेंगे हर चीज़ में मोस्टली हम जिलेटिन मिला लेते हैं, है ना, क्योंकि जिलेटिन का स्वर्णांक सबसे कम होता है बच्चों। ठीक है, जिलेटिन बताया था अभी मैंने, आइसक्रीम में मिलाते हैं, तो बच्चों जिलेटिन का जो स्वर्णांक है 0.005, है ना, जिलेटिन का जो स्वर्णांक है वो होता है 0.005, ठीक से 0.01 होता है, यानी कि न्यूनतम है। तो देखो भाई 0.005 वो भी मिलीग्राम, तो कितना कम है, और पूरा का पूरा सेट हो जाता है सिस्टम, है ना, तो बहुत कम अमाउंट में है, मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं हुआ और चीज़ आपकी तैयार हो गई। इसलिए आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो 0.005 से 0.01 होता है, जो कि सबसे बढ़िया कह दूं, है ना, बेस्ट प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है, सबसे अच्छा कॉलॉइड है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, काम तो हुआ। और अगर आपसे पूछ ले कि नहीं सबसे ज़्यादा वाला बताओ, बचा तो वो भी रहा है, बेस्ट बता, मतलब बेस्ट तो नहीं है लेकिन बचा तो रहा है ना, कोई बात नहीं, खुद बढ़ जाएगा तो क्या, आपका तो काम कर लिया, है ना। तो हम कहेंगे हाँ, नहीं की टाइम तो उसको भी काम में ले लेंगे। तो बच्चों स्टार्च का गोल्ड नंबर 25 है। ठीक है, स्टार्च का गोल्ड नंबर स्वर्णांक मतलब कितना है, 25 है, मतलब 25 मिलीग्राम अगर तुम मिला दोगे तो क्या होगा, स्वर्णांक है उसका, तो 25 मिलीग्राम मिलाते ही बच तो जाएगा। स्टार्च मतलब आलू का स्टार्च, ठीक है। तो हम कहेंगे ज़्यादा तो है पर ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू लिख दूं, अधिकतम गोल्ड संख्या जो है वो किसकी है, स्टार्च की, अधिकतम मान है, लेकिन चलो बच तो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, हमें लोवेस्ट और हाईएस्ट ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों कुछ सब्सटेंस दे रखे, कुछ पदार्थ दे रखे या द्रव स्नेही कॉलॉइड दे रखे और हमें इनके गोल्ड नंबर बताने हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, जिलेटिन। तो आप कहेंगे भाई हाँ ठीक है, 0.005 से 0.01 ये है जिलेटिन का गोल्ड नंबर। अब दूसरा हीमोग्लोबिन, तो 0.03 हीमोग्लोबिन समझती हूँ, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन भी क्या है, द्रव स्नेही कॉलॉइड है, स्वर्णांक मतलब 0.03, है ना, बच जाएगा स्कंदन से। फिर तो एल्बुमिन, एग एल्बुमिन अंडे के अंदर जो जर्दी होती है उसको मान लो, तो 0.15 से 0.25 ये रहेगा एल्बुमिन का। गम अरेबिक मतलब गोंद ही होता है बच्चों, है ना, गम अरेबिक, तो हम कहेंगे गम अरेबिक मतलब गोंद ही है, ठीक है। इसका भी कितना होता है, तो 0.01 यहाँ है, और इसका थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है 0.15, ठीक है, थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो एल्ब्यूमिन का कितना है, तो भाई 0.10 और ये है 0.15 से 0.25, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। सबसे कम तो ये था 0.0, फिर ये बढ़ा 0.03, फिर ये 0.1, फिर ये 0.15, ठीक है। स्टार्च तो हमने कहा था, स्टार्च का तो सबसे ज़्यादा ही है, कितना है, तो स्टार्च का गोल्ड नंबर हमें याद है 25, ठीक है। डेक्स्ट्रिन तो हाईएस्ट स्टार्च का है, डेक्स्ट्रिन का भी ज़्यादा ही होता है, 20 के आसपास होता है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 25, मतलब 6 मिलीग्राम में प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है ना आप किस में मिला रहे हो, है ना, किसी में ज़्यादा की ज़रूरत होती है, किसी में कम। तो 6 मिलीग्राम से काम करना शुरू कर देगा, मैक्सिमम 20 मिलीग्राम मिलाओगे तो रक्षात्मक परत बना लेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ लोवेस्ट याद रखना है
और हाईएस्ट याद रखना है, ठीक है। बाकी तो मैंने लिखने के लिए लिखे कि हाँ पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे चलो गोल्ड नंबर का टॉपिक भी आपके क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों इमल्शन, ठीक है। रक्षात्मक कॉलॉइड ये सब खत्म। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आएगा वो आएगा इमल्शन। अब इमल्शन क्या है, तो बच्चों में कहूँगी दूध एक इमल्शन का उदाहरण। तो दूध आप शुरू से पढ़ रहे हैं, दूध क्या होता है, श्वेत वसा का जलीय विलयन, है ना। दूध फट जाता है तो मैंने तुम्हें कहा था देखो 60% से ज़्यादा 70% तो पानी होता है, बाकी वाइट फैट होता है, ठीक है। तो दूध एक्चुअली क्या है, तो हम कहेंगे श्वेत गुलित वसा का जलीय विलयन। अब वसा मतलब तो तेल घी, है ना, और पानी, लेकिन वो मिक्स होके एक हो जाता है, आप पता नहीं लगा पाते हो कि पानी अलग है तेल अलग है, वो तो बिल्कुल मिक्स है और एक स्थायी कॉलॉइडी विलयन है। तो द्रव और द्रव, तेल और पानी, तो हम कहेंगे एक्चुअली इमल्शन क्या है बच्चों, तो एक्चुअली इमल्शन क्या है, द्रव द्रव कॉलॉइडी विलयन है। कोई पूछ ले इमल्शन क्या है, तो यह द्रव द्रव कॉलॉइडी विलयन। अब तुम कहोगे द्रव और द्रव तो समांगी होता है, लेकिन द्रव द्रव अमिश्रणीय होना चाहिए ना। आपने लिख ही दिया कॉलॉइडी विलयन तो समझ जाएगा जब कॉलॉइडी कह रहे हो तो विषमांगी होगा, समांगी होने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो भाई द्रव द्रव कॉलॉइडी विलयन कैसे, तो हम कहेंगे विषमांगी है ना। ऐसा कॉलॉइडी विलयन जिसमें, ऐसा कॉलॉइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों किस अवस्था में हो, तो हम कहेंगे दोनों लिक्विड स्टेट में हो, दोनों द्रव अवस्था में हो। तो ऐसा कॉलॉइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, ठीक है भाई, परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो, ओके, दोनों ही द्रव अवस्था में हो, उसे हम कहेंगे कॉलॉइडी विलयन। कौन सा, तो कॉलॉइडी विलयन तो है, लेकिन इमल्शन या हिंदी में बोलते हैं पायस, ठीक है। पायस कह दो, दूध है, छाछ है, ये सब क्या है, पायस के उदाहरण है, ठीक है। अब बच्चों इमल्शन के उदाहरण तो एक बार तो हम लिख देते भाई, इमल्शन मतलब दूध ले लो, ठीक है। अब बच्चों क्रीम है, वो सब भी इमल्शन है, क्रीम है, लोशन है ना, लोशन समझते हो ना। सर्दियों में हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, क्रीम ही है एक तरह से लेकिन लिक्विड फॉर्म में होती है ना, उसको हम लगा देते, सर्दियों में जल्दी से अप्लाई हो जाती। तो दूध है, क्रीम है, लोशन है ना, मछली का तेल है, ये सब इमल्शन के उदाहरण है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, तो हम कहेंगे देखो पहले इमल्शन के टाइप्स डिस्कस करो। तो बच्चों इमल्शन दो प्रकार का होता है, तेल में जल यानी वाटर इन ऑयल, तेल में जल, तो जल किसके अंदर है, तेल, तो वाटर इन ऑयल, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे लिखते W, है ना, या ऐसे लिख दो तेल जल इमल्शन, तेल जल, ठीक है। तो तेल जल मत लिखो तो गड़बड़ी पड़ जाएगा। तेल में जल, तो हम कहेंगे भी तेल में जल मतलब वाटर इन ऑयल, ठीक है। दूसरा तो हम कहेंगे जल में तेल, तो जल में तेल मतलब ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर यानी कि OW, ठीक है। अब वो क्यों नहीं लिखा, देखो मैंने तेल जल नहीं लिखूंगी, तेल जल लिखूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तेल जल मतलब जल में तेल, ये आगे वाला प्रावस्था है, पीछे वाला माध्यम है ना। तो WO लिखा है ना, तो जल तेल इमल्शन, ठीक है। हिंदी में लिखना है इसको, तो WO को क्या लिखेंगे, जल तेल, ठीक है। जल तेल मतलब तेल के अंदर जल है। सेकंड क्या है, ऑयल इन वाटर यानी कि OW, तो O मतलब तो तेल ऑयल और W मतलब वाटर यानी कि जल, तो तेल जल, तो तेल जल मतलब जल के अंदर तेल है, तो जल में तेल, ठीक है। तो अब आप कहना चाह रहे हो कि भाई ऑयल इन वाटर, सॉरी तेल में जल, वाटर इन ऑयल,
ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स तो बड़ी है ना, जल की बूंदें तो बड़ी होंगी, और बाकी क्या होगा, तेल होगा। तो हम कहेंगे इसमें जो आपका माध्यम है वो तो है तेल। ठीक है, इस प्रकार के कॉलॉइडी विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम है वो तो है तेल, क्योंकि आपने लिखा है तेल में जल, तो पूरा का पूरा तेल है। और प्रावस्था क्या है, तो प्रावस्था है जल, ये इस तरह से। ठीक है, तो भाई इस प्रकार के कॉलॉइडी विलयन में अगर आपसे पूछे परिक्षिप्त प्रावस्था, तो भाई परिक्षिप्त प्रावस्था जो आगे लिखा है वो प्रावस्था, तो प्रावस्था है वाटर यानी कि जल, और परिक्षेपण माध्यम, तो बच्चों परिक्षेपण माध्यम वो क्या है, तो हम कहेंगे परिक्षेपण माध्यम पीछे वाला ऑयल यानी कि तेल। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्रावस्था जल, माध्यम तेल, तेल में जल, तो पूरी की पूरी चीज तो तेल है और उसके बीच में क्या है, जल है ना, वाटर है। अब तुम सोचो कि पूरा ऑयल है और उसमें वाटर है, उदाहरण तो बच्चों कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल। अब मछली का तेल कैसे, तो देखो फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल में होता क्या है, तो हम कहेंगे भाई मछली का तेल मतलब पूरा है तो वो क्या है, तो क्या पूरा का पूरा तेल ही है ना, कॉड लिवर ऑयल पूरा का पूरा क्या है, तो हम कहेंगे तेल ही है। ठीक है, अब वो बहुत हल्का है। फिश ऑयल जो होता है ना बच्चों, फिश ऑयल क्या होता है, हल्का होता है, मतलब ऑर्डिनरी जो हम सामान्यतः तेल खाते हैं ना उससे हल्का होता है। तो हल्का क्यों होता है, क्योंकि हम कहेंगे बीच बीच में पानी होता है ना, तो थोड़ा हल्का हो जाता है। बाकी तो आप तेल खा रहे हो तो तेल ही खा रहे हो, पानी तो होगा नहीं, तो हम कहेंगे ओके भाई। तो बच्चों कॉड लिवर ऑयल, और कुछ बताओ, तो देखो दो तरह की क्रीम है, एक होती है कोल्ड क्रीम, एक होती है वैनिशिंग क्रीम, है ना। देखो ये कुछ स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आया 2 साल पहले, ठीक है 2018 के आसपास क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा के था, और प्रॉब्लम क्या था, जिसको पता नहीं था उसका क्वेश्चन छूटा ही छूटा, क्योंकि चॉइस में ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, कोल्ड क्रीम कौन सा इमल्शन है, और चॉइस में अथवा करके कौन सा क्वेश्चन था, वैनिशिंग क्रीम कौन सा इमल्शन। तो बच्चे को नहीं आता तो फिर नहीं आता, तो दोनों क्वेश्चन गए, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। कोल्ड क्रीम तो हम कहेंगे सर्दियों की क्रीम। तो बच्चों सर्दियों की क्रीम मतलब सर्दियों में हमें क्या चाहिए, स्किन ड्राई हो जाती है ना, त्वचा सूख जाती है, तो हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए, है ना। सर्दियों में हम क्या करते हैं, जो लोग क्रीम नहीं लगाते वो तेल ही लगा लेते हैं, भाई स्किन ड्राई हो गई, ऑयल चाहिए। तो कोल्ड क्रीम मतलब तेल ज़्यादा, और पूरा तेल तो नहीं लगा सकते, क्रीम लगा रहे हो तो पानी तो होगा ही सही। तो हम कहेंगे कोल्ड क्रीम में प्रावस्था तो पानी होनी चाहिए, और माध्यम क्या होना चाहिए, तेल। तो कॉड लिवर ऑयल, और दूसरा उदाहरण तो हम कहेंगे कोल्ड क्रीम। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो बच्चों कोल्ड क्रीम लिख दो, ये लिख दो, तो ये आपका हो गया कौन सा, तो हम कहेंगे तेल जल इमल्शन। अब दूसरा बताओ, तो जल तेल इमल्शन। अब जल तेल इमल्शन मतलब तो हम कहेंगे पूरा का पूरा जो माध्यम है वो तो जल है, और बीच में क्या है, जो प्रावस्था है बच्चों वो तेल है। ठीक है, तो प्रावस्था में तेल की बूंदें, और माध्यम जो है वो जल, तो हम कहेंगे ओके। ये कौन सा इमल्शन है, तो ये तेल जल इमल्शन है, ऑयल इन वाटर, जल में तेल। पूरा माध्यम क्या है, तो माध्यम तो है जल, और प्रावस्था क्या है, तो वो है तेल। ठीक है, तो बच्चों हम कहेंगे ऐसा कॉलॉइडी विलयन जिसमें क्या हो, तो ऐसा कॉलॉइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो हो तेल, ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम तो हम कहेंगे परिक्षेपण माध्यम क्या हो, तो वो हो जल। ठीक है, पानी के अंदर बीच बीच में ऑयल होना चाहिए, तो हम कहेंगे मतलब वाटर बेस्ड होना चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए। तो दूध देख लो, दूध में क्या होता है बच्चों, दूध में पानी ज़्यादा ही होता है, दूध फटता है तो क्या आधे से ज़्यादा चीज़ तो हम कहते हैं ना पानी, तो दूध। और वैनिशिंग क्रीम तो मतलब गर्मियों की क्रीम,
तो भाई गर्मियों में जो हम क्रीम लगाएंगे तो गर्मियों में तो वैसे ही क्या है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर आपने तेल वाली क्रीम लगा दी तो बिल्कुल चिपक जाएगी स्किन। तो हम कहेंगे नहीं, क्रीम जरूर लगानी है लेकिन वाटर बेस्ड होनी चाहिए, है ना, मतलब तेल की मात्रा कम होनी चाहिए। तो तेल तो हो गया बच्चों प्रावस्था, और जल क्या हो गया, तो हम कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो ये उदाहरण हो गए इमल्शन के। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तेल जल इमल्शन और जल तेल इमल्शन। तो हम कहेंगे ओके भाई, है ना। इनके उदाहरण ये भाई कॉड लिवर ऑयल, तो बच्चों वो तेल ही है, हल्का क्यों है, क्योंकि पानी है ना। और कोल्ड क्रीम, मक्खन भी इसमें डाल सकते हो। मक्खन भी क्या है, तो मक्खन एक तरीके से अगर आप सोचो बटर, तो बच्चों मक्खन में क्या है, तेल ही तो है, घी का दूसरा रूप है ना। घी भारी हो जाता है तो हम कहेंगे मक्खन। हल्का क्यों है, क्योंकि पूरा पूरा उसमें है ना फैट नहीं होता, पानी होता है, तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो मक्खन भी इसमें रख लेंगे कि माध्यम तो तेल ही रहेगा, है ना, और प्रावस्था जल रहेगा। और उधर आपके उदाहरण हो गए कौन से, तो हम कहेंगे दूध है, वेनिशिंग क्रीम है, ये सारे आपके हो गए क्या, तो ये सारे उदाहरण हैं जल में तेल। अब बच्चों इमल्शन जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, अनस्टेबल। इमल्शन अस्थाई होते हैं, तो इनको स्थाई करो। तो वह पदार्थ जो इमल्शन को स्थाई करेगा उसे कहते हैं इमल्सी कारक या पायसी कारक। ये क्या करेंगे, तो बच्चों आपके पास इमल्शन की जो बूंदें थी ये उसके चारों तरफ क्या कर लेंगे, स्थाई परत बना लेंगे, है ना। तो पानी पानी मिक्स नहीं होगा। बच्चों को लगता है कि भाई मैंने तेल जल इमल्शन बनाया तो तेल तो ऊपर तैरता है, पानी नीचे, तो ऐसा होता है ना, क्योंकि आपने बनाया है, इमल्सी कारक नहीं मिलाया। इमल्सी कारक क्या करेंगे बच्चों, इन बूंदों के बीच में निश्चित दूरी बनाएंगे। इन बूंदों के बीच में निश्चित दूरी बनाने से क्या होगा, तो ये बूंदें आपस में नहीं चिपकेगी और आपका जो इमल्शन है वो स्थायी हो जाएगा। तो इमल्सी कारक क्या होता है, क्लियर। अब कौन से इमल्सी कारक होते हैं बच्चों, तो अगर आपसे पूछे तेल जल इमल्शन तो आप बताएंगे प्रोटीन, गोंद, साबुन, डिटर्जेंट, है ना। क्या होता है, अगर तेल लग जाता है कोई भी सरफेस पे तो हम क्या करते हैं, पानी में साबुन मिला के हटाते हैं। तो तेल पानी में मिक्स करना है और जमीन से हटाना है, कपड़े से हटाना है, तो साबुन अपमार्जक क्या करेगा, तेल जल इमल्शन बनाएगा। और बच्चों उच्च वसा अम्ल वाले, उच्च लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल या वसा अम्ल के भारी धातु लवण, ठीक है, फैट और वैसे ही होते हैं ये भी, तो ये क्या करेंगे, जल तेल इमल्शन को स्थायी बनाएंगे। तो क्लियर, वह पदार्थ जो इमल्शन को स्थायी बनाता है इमल्सी कारक या पायसी कारक। कौन सा, तो हम कहेंगे तेल जल इमल्शन में, तेल जल इमल्शन में तो है प्रोटीन, गोंद, साबुन, और जल तेल इमल्शन में है वसा अम्लों के भारी धातु लवण या फिर लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल। क्लियर, तो यहाँ कंप्लीट हुआ। तो बच्चों यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा इमल्सी कारक या पायसी कारक। इमल्सी कारक का एक ही काम है, इमल्शन को स्थायी बना। अब ये हमें याद रखना है कि भाई तेल जल इमल्शन को कौन स्थायी बनाएगा, मतलब पानी ज़्यादा होना चाहिए, तेल कम होना चाहिए। तो हम कहते भी है ना, कपड़ों से क्या करना है, तेल का दाग हटाना है, ग्रीस हटाना है। हमने क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप भी तो पढ़ा था, है ना, साबुन की निक्षालन क्रिया। तो साबुन क्या कर रहा है, कपड़े से तेल को निकाल रहा है। तो तेल पानी में मिक्स कैसे होगा, तो घुलता ही नहीं, तो मिक्स होने का सवाल ही नहीं। तो साबुन क्या करता है, तेल को जल में लाके इमल्शन बनाता है। कौन सा, तेल जल इमल्शन। तो बच्चों साबुन और डिटर्जेंट एक ही बात है, दोनों का काम सेम। इसके अलावा तो हम कहेंगे भाई तेल जल में प्रोटीन याद रखेंगे, गोंद याद रखेंगे, ठीक है, ये याद करना है एज इट इज। अब जल तेल, तो भाई तेल ज़्यादा है और जल कम है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पानी आपको अलग ही दिखे, तैरता हुआ दिखे या नीचे बैठ जाए या मिक्स होके दिखे, है ना, पूरा अच्छे से सेटअप होना चाहिए। जैसे इसमें दूध था, तो दूध क्या था, एक तरह से कॉलॉइडी विलियन था, है ना। यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारी क्रीम होती है, तो क्रीम में आपको क्या लगता है कि भाई पूरी तेल ही क्रीम है, लेकिन हल्की है, तेल जैसी थोड़ा ना होती बिल्कुल। तो जल तेल इमल्शन, मक्खन है, तो कभी आपने देखा होगा मक्खन है, हम कहते हैं भाई फैट नहीं है या फैट से हल्का है, उतना नुकसान नहीं करता जितना ना घी हम खा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। थोड़ा मक्खन जो है वो हल्का होता है। तो हल्का क्यों है, तो हमने कहा बीच बीच में पानी की बूंदें भी है, इमल्शन रूप में है,
ठीक है, तो भाई जल तेल इमल्शन को स्थायी कौन बनाएगा? तो ये आपको याद रखना है, लंबी श्रृंखला के अल्कोहल या वसा अम्लों के भारी धातु लवण। वसा अम्ल समझे, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब H हटाऊंगी तो अम्ल हो जाएगा। भारी धातु, तो भारी धातु मतलब सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है ना, हैवी सॉल्ट होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे वो सब क्या है? जल तेल इमल्शन के लिए इमल्सी कारक है। क्लियर? ये क्या करेंगे? प्रावस्था की जो बूंदें हैं ना, है ना, मान लो आपकी तेल की बूंदें हैं, तो भाई आप नॉर्मली क्या देखते हो, पानी में तेल मिलाएंगे तो तेल तेल मिक्स हो जाएगा और सतह पे तैरेगा। तो बच्चों ये इसके चारों तरफ लेयर बना लेते हैं इस तरह से, है ना। काजल का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो वो बच्चों इसके चारों तरफ क्या करेगा? लेयर बनाएगा, परत बनाएगा, और ये दूर रहेंगे तो बूंद के रूप में रहेंगे, माध्यम में फैले रहेंगे, है ना। तो इमल्शन जो है वो स्थायी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इमल्शन के यूजेस क्या है ना। भाई डेली लाइफ के अंदर इमल्शन का क्या उपयोग है? तो देखो हम कहेंगे दूध किसका उदाहरण है? तो बच्चों दूध इमल्शन का उदाहरण है। दूध होता है श्वेत वसा, किसमें घुली हुई? तो हम कहेंगे जल में। अब मैंने आपको कहा था जितनी भी दवाइयाँ हैं, है ना, सिरप पीने की जो दवाइयाँ हैं, लोशन, क्रीम, सबके सबके अवस्था में तो बच्चों सबके सब इमल्शन रूप में है। फिर झाग प्लवन विधि इमल्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी याद रखना है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मेटलर्जी, धातु कर्म, है ना, तत्वों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे झाग प्लवन विधि। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि भाई उसमें करना क्या है। तो पानी का टैंक है, पानी का टैंक है ना, सल्फाइड अयस्क मिलाने, और हम उसमें तेल, क्योंकि इमल्शन पढ़ रहे हो तो तेल में हम लेते हैं चीड़ का तेल, है ना, या तारपीन का तेल। ठीक है, वो मिलाते हैं और तेल जल इमल्शन बनाते हैं और फिर झाग बनाएंगे। तो झाग के साथ धातु और अशुद्धियाँ नीचे। ठीक है, तो मैथड जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल मैंने बता दिया भाई झाग प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क के लिए काम में आने वाली विधि है। ठीक है, अब बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो खाने में जो भी तेल है, घी है, पचाएंगे कैसे, है ना। पहले वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगा, लेकिन पचाने के लिए तो पानी चाहिए। अब घी और पानी तो मिक्स ही नहीं होंगे तो फिर पचेगा कैसे? तो हम कहेंगे नहीं, वहाँ पे भी क्या काम आएगा? इमल्शन। उस घी को या पानी को, जो भी हमने भोजन के द्वारा लिया है, उसको जल में क्या करना है? तेल या घी की जो बूंदें हैं उसको जल में मिला के इमल्शन बनाना। अब तेल जल इमल्शन में तो साबुन चाहिए। तो बच्चों जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसमें साबुन का निर्माण होता है। साबुन मतलब ऐसे कि आप नहाने का साबुन, ऐसा नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो वही है ना। सोडियम क्षार का निर्माण होता है, सोडियम साबुन का निर्माण होता है, और वो जो भी घी की बूंदें हैं, छोटी छोटी तेल की जो ड्रॉप्स है, उनको छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करके पानी में मिक्स करता है और इमल्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा डाइजेस्ट करता है ना। तो हम कहेंगे भाई शरीर में होने वाला वसा का पाचन भी क्या है बच्चों? पायसीकरण पर आधारित है। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में इमल्शन के यूजेस है। अब इमल्शन बनाना तो पढ़ लिया, इमल्शन डिस्ट्रॉय करना। इमल्शन में दोनों अवस्थाओं को अलग करना। भाई तेल जल इमल्शन है तो तेल अलग कर दो, वसा अलग कर दो, है ना। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई दूध है ना, बहुत दिन रख लेते हैं, है ना, फ्रिज में ठंडा करके, प्रोटेक्ट करके, फटना नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या देखते हैं, दूध में ना तेल की बूंदें, येलो कलर की ऑयल ड्रॉपलेट्स, पीली पीली बूंदें देखिए तुमने। हमें लगता है दूध तो ना बहुत ज़्यादा क्रीमी हो गया है ना, बिल्कुल क्या हो गया, ऐसा दूध पियेंगे तो गला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं उसमें से घी की जो बूंदें हैं, है ना, तेली अवस्था ऊपर आने लगती। ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि ना छाछ में से मक्खन निकालते तो मथ के निकालते, बिलोड़ के निकालते, है ना। तो हम कहते हैं हम पॉसिबल। तो करते क्या है, तो हम पानी और बटर को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। छाछ में से मक्खन निकालना मतलब मक्खन क्या हो गया? तेली अवस्था हो गई, और पानी अलग हो गया, इनको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों घटकों को, तेल और जल को अलग करना। इमल्शन में एक्चुअली यही क्या, तेल और जल ही, दो अमिश्रणीय द्रव है, और दो अमिश्रणीय द्रव आपके पास एक तेलीय अवस्था होगी, एक जलीय अवस्था होगी। तो इमल्शन के दोनों घटकों को अलग करना, तेल और जल के इमल्शन को क्या करना? अलग करना किसी भी विधि द्वारा, उसे कहते हैं विपायसीकरण, डी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई विपायसीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों डी इमल्सिफिकेशन क्या है? तो हम कहेंगे किसी पायस को तोड़कर उसके दोनों अवयवों की सतह को क्या करना? पृथक करना। क्या कहलाएगा?
तो भाई वो कहलाएगा डीइमल्सिफिकेशन। कैसे करते? तो देखो, दूध या दही को मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने की क्रिया क्या होती है? विपायसीकरण। ठीक है, घी निकालने का जो प्रोसेस है वो भी क्या है बच्चों? डीइमल्सिफिकेशन। अब कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि तेल के कुओं से पेट्रोल वो इमल्शन के रूप में मिलता है। मतलब पेट्रोल कहाँ से निकलता है? पेट्रोल तो जमीन से निकलता है। ठीक है, तो इमल्शन के रूप में होता है, मतलब उसमें तेलीय घटक भी होते हैं और जलीय घटक भी होते हैं। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है? डीइमल्सिफिकेशन, विपायसीकरण, दोनों घटकों को अलग करें। तो ज़्यादा आपकी डिटेल में सिलेबस में नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए जनरल कि क्या होता है विपायसीकरण। क्लियर? तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इमल्शन क्या होता है, डीइमल्सिफिकेशन क्या होता है, स्वर्णांक किसे कहते हैं, आज ही पढ़ा था, और रक्षक कॉलॉइड क्या होता है, कैसे रक्षा करते हैं, रक्षात्मक परत क्या होती। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक तुम्हारे अच्छे से क्लियर हो गए। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, कॉलॉइडी विलयन के अनुप्रयोग, है ना। डेली लाइफ में कॉलॉइड आपके कहाँ कहाँ काम आता है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो एक लास्ट क्लास बाकी है, उसमें हम एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नए चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय करो। टेक केयर एंड गुड बाय।